सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। कई दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही है। कई बच्चे बोल रहे हैं सेकंड चैप्टर का वीडियो डाल दो। फर्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर्स तो आ गए हैं, बट सेकंड चैप्टर नहीं आया है और उसमें तकलीफ हो रही है, इसलिए उसका वन शॉट वीडियो डालेंगे तो बेहतर रहेगा। और इसीलिए हमने भी सोचा चलो भाई डाल देते हैं, बच्चों की डिमांड पूरी कर देते हैं। तो आज सेकंड चैप्टर कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। चैप्टर इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। वैसे बुक में थोड़ा सा पढ़ने में अजीब सा लगता है, बट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने बहुत सारी इमेजेस भी डाली हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी कि आपको चैप्टर में मजा आए और चीज़ें अच्छे से समझ में आए। बाकी कैसा लगता है वो तो आप कमेंट में ही बताएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पर देखते हैं क्या है इसमें। अ चाइल्ड इनहेरिट्स फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स बाय बर्थ इज नोन एज जेनेटिक इनहेरिटेंस। सही बात है। बाय बर्थ एक बच्चा मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स गेन करता है अपने पेरेंट्स से, होता है ना, जैसे कि कोई बच्चों का जैसे अपियरेंस होता है, चेहरा वगैरह, फादर मदर इन सबसे मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं वो जेनेटिकली इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट्स से, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इनहेरिटेंस। इसके अलावा हाउस लैंड एस्टेट्स लाइक प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंसेस्टर्स इज कॉल्ड मटेरियल हेरिटेज। अगर उसको अपने पूर्वजों से घर जमीन जायदाद जो भी चीजें मिल रही हैं वो उसका कहलाएगा मटेरियल हेरिटेज। ठीक है, इसी तरह से जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, मतलब हमारे जीवन जीने का तरीका अलग अलग, देखो समाज में अलग अलग तरह का कल्चर है। ठीक है, कपड़े पहनने के तरीके अलग हैं, खाने के तरीके अलग हैं, घर बनाने के तरीके अलग हैं, जैसा हमने 9th में पढ़ा था, है ना। वेस्ट इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का, ईस्ट इंडिया का, साउथ इंडिया का, अलग अलग स्टेट्स का कौन कौन सा मेन फेस्टिवल है, उनके कपड़े पहनने के तरीके क्या हैं, खाने के तरीके क्या हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। मतलब 9th में आपने पढ़ा होगा। तो वही सारी चीजें जो कस्टम्स, ट्रेडिशंस, त्योहारों को मनाने के तरीके, ठीक है, ये सारी चीजें जो हम अपने पूर्वजों से सीख कर आए हैं और आगे की जनरेशन को पास कर रहे हैं, यही सारी चीजें कहलाती हैं क्या, कल्चरल हेरिटेज। अब जैसे हमारे यहाँ परंपरा है कि भाई बड़ों को देखते हैं, उनके पैर छूते हैं, बड़ों के रेस्पेक्ट करना। अब कुछ देश ऐसे हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्ट के बहुत सारे देश, उसमें बड़ों को भी नाम लेके लोग बुलाते हैं या मिस्टर ऐसे करके बुलाते हैं। ठीक है, जाके पैर छूने का सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये सिस्टम है। तो ये अपना ट्रेडिशन अलग, उनका ट्रेडिशन अलग। तो वो जो चीजें हमने अपने पूर्वजों से सीखी है वो हमारा कल्चरल हेरिटेज हुआ, जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा वो उनका कल्चरल हेरिटेज हो गया। त्यौहार मनाने के अपने अपने तरीके हैं, जैसे हम दिवाली में दिया जलाते हैं, होली में कलर फेंकते हैं, दिवाली में पटाखे भी जलाते हैं। ठीक है, दुर्गा पूजा में मूर्ति रख के पूजा करते हैं, गरबा वगैरह करते हैं। अब पता चला कि भाई दिवाली वाले दिन तुम ला के लोगों पे कलर फेंक रहे हो, तो लोग बोलेंगे पागल वागल है क्या। तो यही है कि भाई एक तरीक मतलब कस्टम बन गया है, ट्रेडिशन बन गया है। तो ये जो परंपरा, अब आपने कहाँ से सीखा कि भाई दिवाली के दिन यही करना है, अपने पेरेंट्स से। उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा कि दिवाली के दिन दिया जलाना है, पटाखे फोड़ने हैं। तो ये जो हम सीख रहे हैं वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशन, इसके अलावा कुछ चीजें भी, मटेरियल चीजें भी, ये सब आता है किसके अंदर, कल्चरल हेरिटेज के अंदर। अब ये बता रहे हैं हमारे बुक के लोग कि 64 आर्ट्स के बारे में। हमारे जो एंशियंट लिटरेचर है, पुराने ग्रंथ वगैरह हैं, उसमें 64 टाइप के आर्ट्स के बारे में बताया गया है। और बहुत सारी चीजें तो ऐसी रिटर्न में नहीं होंगी, बट 64 टाइप्स की बुक चीजें तो हमारे रिटर्न है लिटरेचर के अंदर कि इस तरह के आर्ट्स इंडिया में थे और अभी भी बहुत सारे उसमें से मौजूद हैं। योग इंडिया का ही गिफ्ट है पूरी दुनिया को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो आज के डेट में लोग उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं कि भाई हेल्दी रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए योगा अपने लाइफ में अपनाना बहुत यूजफुल है। और देखो इस तरह से इंडिया का कंट्रीब्यूशन इतना है कि देखो इसी के तहत 21 जून को अब पूरी दुनिया वर्ल्ड योगा डे मनाती है, पूरी दुनिया मनाती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर योग की इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आ गई है, और ये योग गिफ्ट किसका है, हमारा ही कल्चरल हेरिटेज है। ठीक है, ये डेट याद रखना, एमसीक्यू वगैरह पूछते हैं। ठीक है, 21 जून को मनाते हैं हम। अच्छा, पहला हमारा आर्ट वर्क जो है वो दिया गया है क्ले वर्क। क्ले वर्क मतलब मिट्टी से बनाई जाने वाली चीज। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं याद नहीं होता है ये सब। तो याद क्या करना है, इसमें बहुत सारी चीजें तो आप खुद भी समझ के लिख सकते हो। मिट्टी से क्या क्या चीजें बनती है ये नहीं पता आपको, तो वो तो आप कम से कम 1-2 पॉइंट तो खुद ही बना लोगे, और बची कुछ चीजें याद करनी है। ठीक है, और कोई बहुत हार्ड पॉइंट्स नहीं है, समझ लो। ठीक है, तो समझ लोगे तो फिर लिखना आसान हो जाता है। अब हाँ ये भी है कि भाई आपका एटलीस्ट सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा हो, तो नहीं तो फिर याद करने की कोशिश करो, तो आपका वोकेबुलरी बिल्टअप भी होगा, ग्रामर के भी इश्यूज सॉल्व होंगे।
तो बात करते हैं, मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशिएंट टाइम। पुराने ही समय से इंसान मिट्टी से जुड़ा रहा है, उसकी पूरी लाइफ जो है वो मिट्टी के आसपास ही घूमती है, क्रेडल टू ग्रेव। जब इंसान जन्म लेता है, ठीक है, झूले से लेके जब वो मर जाता है तब तक उसकी पूरी लाइफ जो है, ग्रेव यानी कब्र बोलते हैं तो जन्म से लेके मौत तक का पूरा उसका लाइफ जो है वो मिट्टी के ही आसपास मौजूद है, ये कहा गया है। अब पहले क्या था ना, मेटल तो बहुत बाद में आया, मेटल की चीजें आई, उसके पहले तो क्ले की ही चीजें ज्यादा यूज होती थी आज भी बहुत सारे जगह पर क्ले की चीजें यूज होती हैं, और बहुत मेटल के इन्वेंशन के बाद भी क्ले का यूज बहुत ज्यादा होता रहा है हमेशा से, और पहले तो और भी बहुत ज्यादा था, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब क्या क्या बनता है भाई, टॉय, पॉट, पिक्चर्स, अर्थन लैम्प्स, चूल्हे वगैरह जो होते हैं मिट्टी के, आपने देखे होंगे, इस तरह की झोपड़ियाँ वगैरह बनाते हैं लोग, उसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिट्टी से बनती हैं। किचन के ज्यादातर जो किचन में यूज होने वाले सामान है, किचन वेयर्स हैं, वो भी हमारे क्ले के बनते हैं, वो बनते थे। अब तो आजकल किचन में हम मिट्टी के सामान कम यूज करने लग गए हैं, ना के बराबर, लेकिन गांव वगैरह में आज भी आपको लोग यूज करते हुए मिल जाएंगे इन चीजों को। वॉल्स, हाउसेस, कुबास वर प्लास्टर्ड बाय द पेस्ट ऑफ काउ डंग। अब ये भी आपने देखा होगा कि मिट्टी के जो घर होते हैं, लोग क्या करते हैं, मिट्टी और काऊ का जो गोबर है उसको मिक्स करके उसका लेप लगा के घरों को सॉरी लिपाई करते हैं, घरों पे ऐसे पोतते हैं दीवारों पे, ठीक है, उससे उसका पूरा फिनिशिंग आता है, और उसमें एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज भी होती हैं, वो हेल्थ के लिए भी बेनिफिट होता है। अच्छा, फिर हमको मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सब जो साइट्स हैं हमने जिनके बारे में पढ़ा पीछे के चैप्टर्स में, पीछे के चैप्टर सॉरी आगे आने वाले चैप्टर जो कि हमने पहले से ही कर लिया हुआ है, थर्ड चैप्टर वगैरह में ये सब है, तो वहां से भी हमको खुदाई के दौरान मिट्टी के बहुत सारे बर्तन और टॉयज वगैरह हमको मिले हैं, जनरली रेड कलर वगैरह के पाए गए हैं, ठीक है। पॉटर्स व्हील, ये देख रहे हो ये ऐसा एक व्हील होता है जिसपे पॉटर लोग उसको घुमाते हैं, उस पर मिट्टी का सब रख के शेप देते हैं, वो पॉटर व्हील को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन माना गया है, ठीक है। तो ये देखो, कंसिडर्ड द बेस्ट डिवाइस फॉर क्ले वर्क इन एंशिएंट इंडिया, तो बेस्ट डिवाइस तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन भी है ह्यूमंस के लिए ये। आज के डेट में भी हम देखें तो पिक्चर हैविंग होल्स कंटेनिंग अर्दन लैम्प, गरबा, गरबा वगैरह करते हैं, अभी हाल में ही नवरात्रि बीती है, तो उसमें एक मटका होता है, उसमें होल होता है, ठीक है, उसके अंदर दिया जलाया जाता है, उसको हम गर्भदीप वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो ये आज भी हम मिट्टी का यूज करते हैं। इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग बेक्ड यूटेंसिल्स ऑफ बेक्ड क्ले एज वेल एज अनबेक्ड क्ले, ठीक है। तो मिट्टी का बर्तन बनाकर उनको पकाया भी जाता है मजबूती देने के लिए, और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो पकाया नहीं जाता है। पकाने का मतलब क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन वगैरह बना के उसको हीट करते हैं, हीट करने से उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, थोड़े हार्ड हो जाते हैं। हम जो ईंट वगैरह यूज़ करते हैं घरों में बनाने के लिए, तो वो भी तो क्ले से ही बनता है, उसको हीट करने की वजह से वो उतना मजबूत हो जाता है। तो बेक्ड क्ले के भी सामान बनाने के लिए इंडिया फेमस रहा है हमेशा से, और अनबेक्ड क्ले जो मतलब नॉर्मली मिट्टी से बना दिया, उसको पकाया नहीं है, वैसे भी कई तरह के सामान उससे भी हम लोग बनाते रहे हैं पुराने समय से। और ये अनबेक्ड क्ले को क्या कहा जाता है, टेराकोटा, ये याद रखना, ठीक है। जो पकाया नहीं जाता उस टाइप के क्ले से बनने वाली चीजें, उनको हम टेराकोटा कहते हैं। दिस इज नोन बाय सीइंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड एंड हैंडमेड यूटेंसिल्स। अब कैसे पता चला कि भाई हम लोग अनबेक्ड क्ले का भी आइटम बनाते थे और बेक्ड क्ले का भी आइटम बनाते थे, तो वो हमको ना कई जगहों पर, जैसे नागार्जुन कॉन्ड है साउथ में, यहाँ पर से हमको बहुत सारे यूटेंसिल्स मिले हैं। महसाना, गुजरात में महसाना डिस्ट्रिक्ट का लागना जो एरिया है, वहां पर भी हमको इस तरह के यूटेंसिल्स वगैरह, टॉयज वगैरह मिले हैं। फिर बात करते हैं आर्ट ऑफ वीविंग। वीविंग करना मतलब बुनाई करना, धागों को एक साथ लाकर कपड़ा बनाना उससे, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या लिखा है इन्होंने, देखो, पहले तो लॉन्ग थ्रेड्स बनाना कॉटन बॉल्स को यूज करके, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग यानी धागे बनाने का प्रोसेस। जैसे कि गांधी जी वगैरह चरखा वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, पुराने समय में लोग चरखे चलाते थे, तो उसमें क्या होता था, कॉटन लेके ऐसे रख लेते थे बहुत सारा, और उसमें से एक हल्की सी ऐसे रेसे निकाल के उसको एक लपेट दिया जाता था, और जब घुमाते थे ना तो वो पीछे से खींच खींच के धागा बना के लपेटता जाता था। तो ना पूरे कॉटन में से धागे बनाने का प्रोसेस, ठीक है, इसको हम स्पिनिंग कहते हैं। खाली कॉटन के लिए नहीं, और भी सारी चीजें हैं जिसमें हम धागे बनाते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पिनिंग, ठीक है।
तो उस स्पिनिंग करने के बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं जिसको हम कहते हैं वीविंग, ठीक है, धागों को साथ में रख के बुनाई करके कपड़ा रेडी करना। गांधी जी ने भी जैसे बताया गया कि देखो जब हमारा स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, अंग्रेजों से हमारी लड़ाई चल रही थी, तो गांधी जी ने उस बीच में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था कि हम अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे, ये फॉरेनर्स का प्रोडक्ट यूज करना हम बंद करेंगे। तो उसमें ये स्पिनिंग का और चरखे का बहुत इंपॉर्टेंस उन्होंने लोगों को बताया और हमारे आज़ादी की लड़ाई का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है वो। इसके अलावा हैंड वीविंग अच्छा, हाथ से वीविंग करने का जो प्रोसेस है, आजकल तो मशीनें वीविंग करती हैं, पहले लोग हाथ से ही वीविंग करते थे, तो हैंड वीविंग, ठीक है। तो उसके लिए इंडिया बहुत फेमस रहा है पूरी दुनिया में बहुत पुराने समय से। अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है हमको, देखो जैसे एक पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ अ पर्टिकुलर साइज ऑफ फाइन मसलिन ऑफ ढाका, मसलिन, ठीक है, एक टाइप का सिल्क कह सकते हैं, उसका कपड़ा बनाया जाता था ढाका के एरिया में। वैसे आज तो बांग्लादेश में हो चुका है, लेकिन पहले तो इंडिया का ही पार्ट था, ठीक है। तो बहुत पुराने समय में इस तरह का एक कपड़ा बनाया जाता था, एक पर्टिकुलर साइज का, इसको टका नाम दिया गया है, इतना साइज का कपड़ा। इसको आप एक रिंग से, ठीक है, देख रहे हो ये कैसे दिखा है, इस रिंग से ऐसे आर पार निकाल सकते थे, इतना ये सॉफ्ट होता था, इतना स्मूथ होता था। अब आज की डेट में आप एक रुमाल भी आर पार करने की कोशिश करो ना एक रिंग से, तो मुश्किल होगा। लेकिन ये बड़े साइज का कपड़ा, लगभग 18-18 मीटर साइज के कपड़े वगैरह इन लोग एक रिंग से ही आर पार करवा देते थे, ठीक है। तो इतना सॉफ्ट, इतना अच्छे से इन लोग इसको वीव करके तैयार करते थे। और आज की डेट में तो ऐसा कहा जाता है कि उस लेवल का, उस परफेक्शन का आज की डेट में वीविंग पॉसिबल नहीं है। आजकल ये आर्ट खो चुका है, फिर भी करते हैं लोग, बट उतने परफेक्शन से जो उस समय होता था अब नहीं हो पाता, ठीक है। दूसरा ये भी बताया गया कि इस कपड़े को फोल्ड करके माचिस की डिब्बी में भी अरेंज किया जा सकता है, बड़े कपड़े को फोल्ड खोल कर करके छोटा बना के माचिस की डिब्बी में रख सकते हो, इतना सॉफ्ट ये होता था। फिर है कारपेट गालीचा, ठीक है, कारपेट वगैरह नीचे जो बिछाया जाता है, देख रहे हो आप, ये भी बनाने के लिए इंडिया बहुत फेमस रहा है, ठीक है। हमेशा से कई जगहों पर हमारे देश में बनता रहा और बहुत आलीशान डिजाइन वगैरह उसमें बनाया जाता था और सब हाथ से बनाया जाता था, आज भी बनता है ये। फिर इसके अलावा गुजरात का जो पटोला है, पाटन का पटोला, ठीक है। फिर कांजीवरम साड़ीज, बनारसी साड़ीज, बांधनी ऑफ राजस्थान, ठीक है। पटोला के बारे में तो हम देखेंगे आगे। ये है देखो कांजीवरम, ठीक है, ये बनारसी, और ये है हमारा बांधनी ऑफ राजस्थान। अब देखो कांजीवरम और बनारसी की क्या खासियत है, कांजीवरम साड़ीज में ना ये जो डिजाइनिंग की गई है ये जनरली गोल्ड और सिल्वर के थ्रेड से की जाती है। तो गोल्ड और सिल्वर के थ्रेड का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके डिजाइन बनाया जाता है, तो ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है और इस वजह से ये बहुत महंगे भी आते हैं। तो इसके लिए ये फेमस है, बनारसी भी इसीलिए फेमस है, और ये जो है बांधनी राजस्थान का, ये अपने डिजाइन वगैरह के लिए बहुत फेमस है, इनके बारे में हम आगे भी देखेंगे। फिर है सोलंकी एरा, गुजरात के बारे में बता रहे हैं कि जब राजा सोलंकी राजाओं का दौर चल रहा था गुजरात में, उस टाइम पर ये जो वीविंग का आर्ट है वो मतलब गुजरात में काफी ग्रो हुआ। उन लोग जो राजा थे वो लोग इस तरह के वीवर्स वगैरह को बहुत प्रमोट करते थे, उनको बहुत सपोर्ट करते थे, इसलिए ये आर्ट बहुत डेवलप हुआ उस पीरियड में। राजा सिद्धराज से जयसिंह जो थे, इनके दौर में बहुत सारे ऐसे जो वीवर्स थे, बहुत ही आर्टिस्टिक टाइप का काम करते थे, वो लोग कई जगहों से आए और पाटन में ही सेटल हो गए। वहां पर देखा कि भाई राजा यहाँ का इस चीज़ों को बहुत सपोर्ट करता है, तो हम यहीं पे रह जाते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट वहां रह गए। उस दौर में पटोला ऑफ पाटन, पाटन का पटोला पूरी दुनिया भर में फेमस हुआ। क्या खासियत है इसकी, ये लगभग 850 साल पुराना है। आज के डेट में देखा जाए तो बहुत गिने चुने ही लोग हैं जो इस आर्ट को जानते हैं, पटोला बनाने की स्किल उनको आती है, ठीक है। समय बीत गया भाई, आजकल मॉडर्न मशीनरीज आ गई हैं, तो लोग सस्ते और इस तरह के आइटम बड़े आसानी से खरीद पा रहे हैं, तो जनरली इन चीज़ों को कम प्रेफर करते हैं क्योंकि भाई महंगा पड़ता है, हाथ से बनता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इस वजह से थोड़ा कम है डिमांड, तो इस वजह से बनाने वाले भी अब कम हो चुके हैं। अच्छा, इसकी खासियत है सिल्क वेयर, सिल्क का बनता है, इसको बेवाड़ इक्त कहते हैं। इक्त मतलब क्या होता है, इक्त मीन्स वीविंग, और डबल साइड वीविंग की जाती है, इसकी 2 साइड बनता है, ठीक है। 2 साइड का मतलब क्या, कि मतलब इसको किसी भी साइड से पहना जा सकता है। जनरली कोई एक ड्रेस होता है, कोई भी कपड़ा फैब्रिक तैयार होता है, तो एक साइड उसकी डिजाइन होता है, दूसरे साइड वो उल्टा साइड कहा जाता है। तो जो डिजाइन वाला साइड होता है नॉर्मली हम उसको बाहर रखते हैं,
ठीक है, और नॉन डिजाइन वाला साइड नर भी अंदर रहता है, कोई भी शर्ट वगैरह बने या साड़ी बने, कुछ भी बने। लेकिन इसकी खासियत है ये दोनों साइड से पहना जा सकता है, कोई भी साइड उल्टा सीधा नहीं है, एक तरफ डिजाइन दूसरी तरफ दूसरा डिजाइन। तो ये जो आजकल हम देखते हैं जैकेट्स वगैरह आ रहे हैं कि पलट के पहन लो, टी शर्ट्स आ रही हैं दो तरफ से पहन लो, ये तो अब यहाँ आ रही हैं। हमारे देश के लोग बहुत पहले से, पुराने समय से इन चीज़ों को करते आ रहे हैं। देखो दोनों साइड इसमें डिज़ाइन बना रहता है। उसकी खासियत है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी, जो डिज़ाइन वगैरह बनाया जाता है, जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं इसमें, नेचुरल कलर्स यूज़ किए जाते हैं, केमिकल्स वगैरह के कलर्स नहीं होते हैं। और ये नेचुरल कलर्स की खासियत यह है कि ये बहुत लंबे समय तक ज्यों के त्यों रहते हैं, उनके कलर डल नहीं होता। और इसीलिए पटोला को लेके कहावत है गुजराती में, पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फीटे नहीं। एक बार डिजाइन, भात मतलब डिजाइन बन गया पटोले पे, भले पटोला फट जाएगा, ठीक है, पर उसका जो डिजाइन है वो फेड नहीं होगा, उसका कलर हल्का नहीं होगा, डल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहावत कही जाती है इसके लिए। तो इतना ये नायाब मतलब आर्ट है इंडिया में। इसके अलावा आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी करना मतलब देख सकते हो आप, क्या बताए, कढ़ाई वढ़ाई करते हैं ना अपन, वो धागों से डिजाइन वगैरह रेडी करना, उनके ऊपर देखो फ्लावर्स बनाए हैं ये सब। अच्छा, तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। अब देखो फिर से बोल रहे हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो इन सब के जो एक्सकावेशंस हुए उसमें ऐसे भी सामान हमको मिले हैं, जैसे बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, उन मूर्तियों पर कपड़े थे और उन कपड़ों पर इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह किए गए थे। तो मतलब बहुत पुराने समय से हमारे देश में लोग इस आर्ट का यूज करते आ रहे हैं, उनको ये स्किल का नॉलेज था। फिर ज्यादातर अभी भी आज की डेट में देखा जाए तो सिंध, सौराष्ट्र, कच्छ, इन इलाकों में, ठीक है। अच्छा सॉरी, पुराने समय का बताया जा रहा है कि उस इन इलाकों में बहुत पुराने समय पर इन सब जगहों पर मतलब ये सब आर्ट वर्क्स, जो एम्ब्रॉयडरी के वर्क्स हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलते थे। खास करके कश्मीर के बारे में बोला है कि इसमें जो ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क है उसको वहाँ पे कसाब वर्क कहा जाता है, और ये भी बहुत फेमस है, अपना एक अलग टाइप का ही डिज़ाइन उसमें बनाते हैं उन लोग, तो उसके लिए ये बहुत फेमस रहा है हमेशा से। जामनगर की बांधनी, जेतपुर, भूज, मांडवी, इन सब जगह की भी बांधनी फेमस है अपनी एम्ब्रॉयडरी के लिए। अच्छा, फिर यहाँ पर बांधनी वगैरह पर कैसे कैसे डिज़ाइन बनाए जाते थे, देखो एलिफेंट्स, पपेट, वो पपेट जानते हो ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कठपुतली वगैरह के डिज़ाइन, डाइस वगैरह, पिक्चर वगैरह, ये सब चीज़ें उसके ऊपर बनाई जाती हैं, अभी भी बनाई जाती हैं, ठीक है। अब गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र के एरिया में औरतों ने इसको कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप कर दिया है, बहुत सारी औरतें इससे अपना इनकम कमा रही हैं, ठीक है। तो काफ़ी पॉपुलर है अपने यहाँ गुजरात में ये। पुराने जो आर्ट्स वगैरह हैं इसके तहत तोरन्स वगैरह, तोरन देख रहे हो, इसको तोरन कहते हैं ना, पता है ना। चकड़ा आता है, वो ऐसे स्क्वायर शेप का, कई लोगों के घर में ऐसे डिजाइन वाला सब रखा रहता है, दीवारों पर टांगा रहता है, तो ये सारी चीजें इससे बनाई जाती हैं, पिलो कवर, बेड शीट्स, ये सब, ठीक है। अच्छा, जानवरों के ऊपर भी जो कपड़े वगैरह लगाए जाते हैं उनको भी डेकोरेट किया जाता है, वो भी सब एम्ब्रॉयडरी के तहत करके उनको वो किया जाता है। इसके अलावा क्या बताया, देखो केडिया, ये जो है ना, ये इस टाइप का ड्रेस है, इसको केडियो कहते हैं। जो गुजरात के लोग हैं, गुजराती लोग हैं, उनको तो पता ही होगा, जो लोग गुजरात के नहीं हैं तो उनको बता दूँ, देखो अब तो लगभग यार गरबा भी गया है तो सबने देखा ही होगा, इस तरह का जो ड्रेस होता है इसको केडिया कहते हैं। अच्छा, फिर क्या है, एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जाट कम्युनिटी ऑफ बन्नी एरिया ऑफ कच्छ, कच्छ के अंदर एक एरिया है बन्नी एरिया, वहां की एक कम्युनिटी है जाट कम्युनिटी, इन लोगों की एम्ब्रॉयडरी बहुत ही अलग टाइप की है और बहुत ही फेमस है। फिर है लेदर इंडस्ट्री, तो इसमें लेदर से बनने वाली चीजें, भाई पुराने समय से जानवरों की चमड़ियों से चीजें बनाई जाती हैं। जनरली जानवर मर जाते थे तो उनकी चमड़ियां निकालकर उनको प्रोसेस कर कर बहुत सारी चीजें उससे बनाई जाती थी। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ, देखो मशक, मशक क्या होता है, वो पानी लाने का एक बैग होता है, चमड़े का ही बनता था पहले, ठीक है। आज की डेट में तो कम यूज होता है, लेकिन अभी भी जो लोग जैसे ये कैमल्स लेके ट्रैवलिंग करते हैं डेजर्ट एरियाज में दूर दूर तक, वो लोग अभी भी उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोस, ड्रम, ढोलक, तबला, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देखो ढोल वाला, तबला वाला, तो उसका जो जिसपे ठोकते हैं अपन, वो भी लेदर वगैरह का बनता है। बेलोज, ये देखो इसको बेलो कहते हैं, ये क्या काम करता है, इसको ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करोगे तो इसमें से एयर निकलती है। मान लो कहीं कोयला वोयला जलाया जा रहा है तो होता है ना, उसको हवा देना पड़ता है, तो उसमें बेलो ऐसे करेंगे तो उसको हवा लगेगा तो वो आग पकड़ेगा। तो जहाँ पे भी जैसे गोल्ड स्मिथ बोल रहा हूँ, ब्लैक स्मिथ वगैरह लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। लेदर से ही फुटवेयर वगैरह, देखो ये मोजड़ी वगैरह, फिर ये होता है ना वो ना, इसको कहते हैं विप, विप हो ना चाबुक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सब लेदर से ही बनाई जाती हैं, ठीक है।
तो फिर शील्ड वगैरह वॉर के टाइम पर वो नहीं आता सामने, तो से कोई अटैक कर रहा था उसे रोकने के लिए शील्ड बनाया जाता है, ये सब भी इसका बनाया जाता था। फिर जानवरों के लगाम, ठीक है, साज उनके ऊपर रखने वाला, फिर उनके मुंह पे कवर करने वाला, सब लेदर का बनता रहा है। फिर बात करते हैं डायमंड बीड वर्क, इनेमल वर्क। मतलब जो ज्वेलरीज वगैरह या रत्न वगैरह, जो पत्थर बड़े अच्छे अच्छे कलरफुल स्टोन्स वगैरह आते हैं, उनका जो वर्क वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बोला है इंडिया का कोस्ट लाइन 7,517 किलोमीटर लंबा है। कोस्ट लाइन समझ रहा हूँ, जैसे कि ये अपना गुजरात वाला एरिया, तो ये पूरा लेक के यहाँ से ये पूरा समंदर का ही तो एरिया है हमारा यहाँ तक, तो कोस्ट लाइन हमारा काफ़ी लंबा है। तो इस वजह से हम समंदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और ये जो बहुत ही कीमती कीमती हीरे वगैरह या पत्थर वगैरह जो भी है कलरफुल स्टोन्स, हमको समंदर से बड़ी आसानी से मिलते हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ इसका जो यूज़ है बहुत पुराने समय से होता रहा है, ठीक है। फिर कई तरह के मतलब हमारे यहाँ पाए गए हैं ये तरह के रत्न वगैरह, और बड़े फेमस हैं, ठीक है। फिर बीड्स वगैरह, बीड्स क्या होते हैं अभी हम आगे देखेंगे, इसमें मैंने रखा हुआ इमेज वगैरह सब डाला हुआ है। डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट्स, डायमंड से सजाए गए ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स के अंदर डायमंड वगैरह लगाया जाता रहा है पुराने समय से, पूरी दुनिया में फेमस रहा है हमारा ये वर्क। कोहिनूर डायमंड इंडिया का और ग्रेट मुगल, ये दोनों ही बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। अब देखो ये कोहिनूर है, और ये आज के डेट में कहाँ प्रेजेंट है, जो ये क्वीन है ना, इंग्लैंड की क्वीन, उनका जो ये क्राउन है उस क्राउन में लगा हुआ है ये, ठीक है। तो था तो हमारे यहाँ का मिला हुआ, उस समय पर हमारे राजा ने उनको गिफ्ट दे दिया था, उन लोगों ने जाके इसमें लगा लिया और पहन के घूम रहे हैं, ठीक है। भिखारी लोगों के पास ये भी नहीं था, सब हमारा दिया हुआ है। तो ये कोहिनूर डायमंड इंडिया का बहुत फेमस, और साथ ही साथ ग्रेट मुगल, ग्रेट मुगल के बारे में कहा जाता है इसकी डिजाइन कुछ ऐसी है, देखो, ठीक है। ये ना ऐसा कह सकते हैं जैसे बोलते हैं ना लोग कि एग होता है ना, एग को बीच से काट दिया जाए आधा, तो इस तरह के शेप में जो शेप मिलता है हमको, इस शेप का होता है ये ग्रेट मुगल। इसके बारे में अब ये दिक्कत है ना कि कई लोग कहते हैं कि ये खो गया, कहाँ गया पता नहीं। कई लोग ये दावा करते हैं कि आज की डेट में जो रशिया है ना, रशिया का राजघराना, उनकी तलवार में ये लगा हुआ है। तो कहते हैं कि क्योंकि इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो डायमंड है वहां पे जो उनके तलवार में लगा हुआ है वो बिल्कुल इसके जैसा ही है, जैसा इसके बारे में बुक्स वगैरह में मेंशन किया गया है, जो भी बातें चलती हैं इसके रिगार्डिंग, तो उससे काफी मैच करता है। तो लोग बोलते हैं शायद ये वही डायमंड है, अब एग्जैक्टली क्या है पता नहीं। फिर हमारे यहाँ के लोगों को भाई ऑर्नामेंट्स और इन सबका तो बड़ा शौक रहा ही है, आज भी है। कई तरह के स्टोन्स, जैसे कि देखो मैंने पूरी लिस्ट ही डाल दी है, ठीक है। इतना याद, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, खाली एग्जाम्पल के तौर पर डाल दिया, फिर देख लो कैसे कैसे टाइप के स्टोन्स आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर। बीड वर्क इज प्रोमिनेंट इन गुजरात। देखो मैं बीड की बात कर रहा था ना, ये बीड आजकल प्लास्टिक्स के भी बीड्स आते हैं, कांच वगैरह के भी बीड्स आते हैं। बीड्स नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये गोल्ड टाइप का होता है, कुछ भी उसके अंदर होल कर देते हैं तो उसके आर पर धागा जा सकता है, तो उसका अपन माला वगैरह बना सकते हैं, तो इसको हम बीड कहते हैं। बीड कोई तरह का जेम नहीं है, ठीक है, जेम स्टोन नहीं है, किसी भी जेम स्टोन से बीड बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बीड्स, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ गुजरात में तोरन्स, जो अभी पीछे हमने देखा कई तरह के डिजाइन के तोरण आते हैं, उसमें बीड्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर चकड़ा, वो जो है स्क्वायर शेप का होता है, उसके अंदर भी यूज होता है। डेकोरेटिव कोकोनट, शादियों में यहाँ यूज होता है। लग्नना नारियल, तो नारियल डेकोरेट किया जाता है तो उसके ऊपर भी ये सब लगाया जाता है। इंढोनी मोडिया, अच्छा ये इंढोनी क्या है, इंढोनी ये होता है, देखो ये, ठीक है, नहीं मटका वगैरह रखने के लिए ऊपर ना गोल वाला ऐसा वो, या फिर कई बार था कि जो पूजा वूजा में या शादी में इस तरह के डेकोरेशंस वगैरह वाले कलश रखे जाते हैं तो वो इसके ऊपर रखा जाता है, जिसको हम इंधोनी कहते हैं, ठीक है। और मोडिया वगैरह देखो बता रहा, नेट विच कवर्स द माउथ ऑफ बुलक हॉर्न्स, मतलब जो बैल वगैरह होते हैं ना, फिर लोग पहले तो बैलों के थ्रू ही अभी भी गाँव में लोग यूज़ करते हैं, तो उनके माउथ पर लगाने वाला नेट या उनके सिंग को भी डेकोरेट किया जाता है, उस सब के लिए भी इन स्टोन्स का इस्तेमाल, इस तरह का बीड्स वगैरह का इस्तेमाल करते रहे हैं। फिर एनिमल के बैक कवर वगैरह जो होते हैं ऊपर रखने के लिए, उस पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है इनेमल वर्क। इनेमल का मतलब ही होता है पेंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंडिया पूरी दुनिया में इकलौती कंट्री है जिसके पास ये इनेमल का एक्सपर्टीज है। अब आज की डेट में हो गए होंगे, बहुत सारे देश सीख गए होंगे, पर पुराने समय में देखा जाए तो हमारे ही पास ये स्किल थी, हम ये टेक्निक यूज करते थे। क्या होता है इसमें कि जो भी ये जो ज्वेलरीज वगैरह होती हैं इसमें डिजाइन वगैरह बनाए जाते हैं और उन डिजाइन में कलर भरा जाता है।
ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे डिजाइन होते हैं, देखो उनके अंदर कलर वगैरह भरा जाता है। आजकल ये जो ज्वेलरीज में आपको गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह कई तरह की ज्वेलरीज में डिजाइन में जो कलर देखने को मिलता है, ठीक है, ये होता है इनेमल वर्क। ठीक है, अब इनेमल वर्क के थ्रू बहुत सारी चीजें बनाई जाती है भाई, सिंपल सी बात है। देखा जाए तो जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, ये 4-5 जगह जो है हमारे यहाँ के इस टाइप के वर्क के लिए, इनेमल वर्क के लिए फेमस है। यहाँ बहुत अच्छा अच्छा इनेमल वर्क किया जाता है। फिर है जरी वर्क। जरी वर्क में क्या होता है, एक टाइप का कह सकते हैं एम्ब्रॉयडरी ही है ये भी, लेकिन इसमें जनरली हम जो धागे यूज करते हैं ये डिजाइन बनाने के लिए, एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन बनाने के लिए, वो होते हैं गोल्ड और सिल्वर वगैरह के या और किसी मेटल के। जनरली मेटल्स का ही धागा यूज किया जाता है और उसमें सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर का उन धागों से ये सब डिजाइन वगैरह बनाए जाते हैं। तो बहुत मुश्किल काम है, मेटल का धागा है भाई, इधर उधर क्या बेंड हो जाएगा, डिजाइन खराब दिखेगा, तो ये रिस्क रहता है। सूरत जरी वर्क के लिए बहुत फेमस है। फिर इसके अलावा होता है जरदोजी वर्क। जरदोसी और जरी वर्क ऑलमोस्ट रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, धागे से ही बाहर ही पहले पूरा डिजाइन रेडी कर दिया जाता है और फिर उसको किसी कपड़े पर मतलब अटैच किया जाता है किसी भी तरीके से। और यहाँ क्या है, जरी वर्क में कपड़े पर ही डायरेक्ट वीविंग करके डिजाइन बनाया जाता है, तो ऑलमोस्ट रिलेटेड है, ठीक है। सूरत के भी आर्टिशियंस आज की डेट में इस तरह के जो जरदोसी वर्क्स हैं बहुत करते हैं। इस तरह के वर्क्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, पानेतर वगैरह में, घरचोला वगैरह में। ये पानेतर वगैरह जो होता है वेडिंग ड्रेसेस जो होते हैं, ठीक है, वेडिंग के दिन पहनने जाने वाले ड्रेसेस, ये तो वो उसमें इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है मेटल वर्क, छूट तो नहीं गया भाई को। तो मेटल वर्क मतलब मेटल से बनाए जाने वाले सामान। भाई देखो ये मैंने बना दिया है, इसको क्या बोलते हैं, सिकल, ठीक है, हसिया बोलते हैं इसको ऐसे हिंदी में। तो ये सब चीजें मेटल से बनाई जाती है, मेटल से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है भाई, हथियार वगैरह बनाए जाते हैं और काम के सामान भी बनाए जाते हैं ना, लकड़ी काटना है, पेड़ पौधे काटने, कुल्हाड़ी वगैरह, ये सब कई तरह की चीजें बनाई जाती रही हैं पुराने समय से, ठीक है। इसके अलावा मेटल के बर्तन, मूर्तियां, मटके, ये सब बनाए जाते रहे हैं, ठीक है। तो ब्रास, सिल्वर, गोल्ड सिल्वर वगैरह की ज्वेलरीज वगैरह ही बनाई जाती है, तो भाई ठीक है, मेटल के बहुत सारी चीजें तुम खुद भी बना कर लिख सकते हो। बात आती है वुडन आर्ट। वुडन आर्ट से भी बहुत सारे वुड से भी चीजें बनती है भाई, कई तरह के फर्नीचर वगैरह बनते हैं, है ना। सबसे पहले तो देखा जाए तो फायर वुड की तरह यूज किया जाता था, लकड़ियां जला के खाना वाना बनाने के लिए यूज होता था एज अ फ्यूल। बाद में उससे हथियार वगैरह ही बनाए जाने लग गए। शुरुआती दौर में जब मेटल्स वगैरह यूज नहीं होते थे तो लोग लकड़ियों से भी हथियार बना के यूज करते थे जानवरों को हंटिंग वगैरह करने के लिए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स वगैरह, घर बनाने वगैरह में भी यूज होता है, आज की डेट में भी यूज होता है, ठीक है। फिर आइडल्स, टॉयज फॉर चिल्ड्रन, वुडन पिलर्स, विंडो, डोर, रोड सब बनाने में यूज होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज बता देना यहाँ पे कि गुजरात का जो सनखेड़ा है, ठीक है, और ईडर है, ठीक है, यहाँ के स्विंग्स और टॉयज, झूले और खिलौने लकड़ियों से बनाए जाने वाले इन दो एरिया के बहुत फेमस है, ठीक है। ईडर और सनखेड़ा याद रखना, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। फिर है इनले वर्क। अब यहां पर भी डिजाइन ही बनाया गया है कलर वाला। अब कई लोगों को ये इनले वर्क में और इनेमल वर्क में कंफ्यूजन हो सकता है, दोनों दिखने में एक जैसे हैं बट थोड़ा सा फर्क है। इनेमल वर्क में क्या होता है कि जैसे कोई ज्वेलरी वगैरह है तो उसमें जो डिजाइन वगैरह बना है तो उसमें हम कलर भरते हैं, ठीक है, तो वो हो गया हमारा इनेमल वर्क। और इनले वर्क में क्या होता है कि सेम डिजाइन वगैरह जो है ना उसमें कलर नहीं भरते, कलरफुल स्टोन्स भरते हैं, ठीक है, जो अलग अलग कलर के पत्थर वगैरह आते हैं वो भर देते हैं उसमें, तो यही कहलाता है इनले वर्क, ठीक है। अब ये देखो फ्लोर पे किया हुआ है, कई जगह फ्लोर पर, सीलिंग्स पर, वॉल्स पर डिजाइन बने होंगे, पुराने समय के महल वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, उसमें इस तरह के डिजाइन वगैरह देखने को मिलते हैं, तो उसमें लोग इनले वर्क का इस्तेमाल करते रहे हैं। इसमें कई तरह के जो जेम स्टोन्स हैं वो सब यूज होते रहे हैं, ठीक है। ज्वेलरी वगैरह में भी जैसे नेकलेस बनाना, ब्रेसलेट बनाना, क्राउन्स जो राजाओं वगैरह के होते हैं, देखो ये मैंने एक नेकलेस बनाया हुआ है, तो इन सब में इस तरह के स्टोन्स वगैरह का इस्तेमाल रहा है हमेशा से। बीकानेर जो है राजस्थान का, वो इनले वर्क के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। फिर है अकीक वर्क। अकीक वर्क क्या है ना, ये भी एक स्टोन वर्क ही है। अकीक एक अलग ही टाइप का, स्पेशल टाइप का स्टोन है, देखो ये देखो कई कलर में आता है, ठीक है, तो ये मल्टीपल कलर्स में आने वाला स्टोन, इसके थ्रू जो मतलब जो भी चीजें बनाई जाती है इसको यूज करके, दैट इज अकीक वर्क, ठीक है। स्पेशली इसी टाइप के स्टोन, अकीक टाइप के स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें बताया गया, देखो चीज होता है कैल्सिडोनिक होता है, मतलब सिलिका इसमें ज्यादा होता है, ठीक है, इस तरह के स्टोन्स को हम कैल्सिडोनिक कहते हैं।
हल्का फुल्का सेमी ट्रांसपेरेंट भी होते हैं ये, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें से लाइट आर पार भी जाती है। सिलिका ब्लू इसमें और वाइट स्टोन ज्यादातर देखने को मिलते हैं। कार्नेलियन जो है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टोन है, जो कि जनरली रेडिश कलर का होता है। देखो मैंने उसकी फोटो भी डाल रखी है, कोई डार्क रेड है, कोई हल्का है, ठीक है। ये ज्यादा यूज होता है डिजाइनिंग वगैरह में, कई तरह के वो ज्वेलरी या ये सब बनाने में, ठीक है। अच्छा, गुजरात में स्मॉल साइज एट रानपुर एंड सूरत, गुजरात के अंदर रानपुर और सूरत इलाकों में इसका वर्क वगैरह होता है, ठीक है। अच्छा, मतलब यहाँ मिलता है, ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे उसका वर्क करें या नहीं करें, यहाँ पे ये पाए जाते हैं जनरली। फिर इन स्टोन्स को भेजा जाता है कहाँ पर, खंभात। खंभात वहां पर इनको यूज करके डिजाइन वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे कि कुछ डिजाइन बना उसके अंदर भरना है इस पत्थर को, तो वहां इनको उसमें लगाया जाता है ऑर्नामेंट्स वगैरह में। फिर इससे बीड्स वगैरह भी बनते हैं, इनको होल करके धागा वगैरह पा कर सकते हैं इसमें, तो इनका बीड वगैरह भी बनाया जाता है। ओके तो अब ये तो हो गए हमारे सारे। अब देखो यहां पर ये आता है पेंटिंग, इसके बाद हमारा है फाइन आर्ट्स। अब जनरली पेंटिंग को भी फाइन आर्ट्स में गिना जाता है, बट हमारी बुक में पेंटिंग अलग से दिया हुआ है और फाइन आर्ट्स बाद में अलग से लिख के दिया हुआ है, ठीक है, जो भी है अपने ऐसे ही पढ़ेंगे। तो पेंटिंग में क्या बोला है भाई, सबसे पुराना, ये जितने भी आर्ट वर्क्स आज हम देखते हैं इनमें सबसे पुराना जो आर्ट वर्क है वो है हमारा पेंटिंग। पेंटिंग है क्या, इज एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू लाइन्स एंड कलर्स। लाइन्स और कलर्स का इस्तेमाल करके आर्ट को एक्सप्रेस किया जाता है, इसको हम कहते हैं पेंटिंग। द एम ऑफ दिस आर्ट, क्या पर्पज है इस आर्ट का, इज टू एक्सप्रेस इमोशंस बाय इमिटेटिंग एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। चाहे वो लिविंग चीजें हैं, चाहे वो नॉन लिविंग चीजें हैं, मूव करने वाली चीजें हैं या स्टेबल रहने वाली चीजें हैं, इन चीजों को बनाना लाइंस और कलर्स की मदद से और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, इसी को कहते हैं हम पेंटिंग, ठीक है। अब कई तरह के आर्टिस्ट आपने सुना होगा, करोड़ों करोड़ों में पेंटिंगें बिक जाती हैं कई लोगों की, और हम लोग देखते हैं तो बड़ा अजीब सा गंदा सा दिख रहा होता है, तो ये क्या है भाई, इसमें क्या है ऐसा जो 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है। तो उसमें उस पेंटर के इमोशंस होते हैं और वो बहुत कम लोग उस चीज को समझ पाते हैं, उसको समझना पड़ता है, तो इस वजह से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और बड़े बड़े फेमस हो जाते हैं ना, कई बार ये भी होता है यार, आप फेमस हो गए, आपका पेंटिंग दुनिया भर में फेमस है, तो आप मुर्गी बना दो तो भी लोग देखेंगे, बोले वाह क्या मुर्गी बनाई है, तो होता है बट सबको नहीं आता भाई, सबके बस का नहीं है। वी हैव इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ 5000 ईयर ओल्ड हरप्पन कल्चर। अब 5000 साल पहले की हमको पेंटिंग के एविडेंसेस मिले हैं, उतने समय पहले से हमारे यहाँ के लोग पेंटिंग वगैरह जानते थे। अच्छा, हमको कई जगहों पर एक्सकावेशन में इस तरह के पेंटिंग्स वगैरह मिले हैं, ऐसे सैंपल्स मिले हैं जिससे हमको पता चलता है कि लोग पेंटिंग का आर्ट जानते थे। फिर इसके अलावा स्टोन एज, प्रिमिटिव मैन, जब स्टोन एज चलता था, प्रिमिटिव मैन होते थे, मतलब स्टोन एज समझते हो जब मेटल वगैरह की चीजें नहीं यूज हो रही हैं, ठीक है, इंसान बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है अभी, वो पत्थरों की चीजें यूज कर रहा है, पत्थरों से जला के आग बना रहा है, वो उनसे घिस के, फिर पत्थरों के हथियार यूज कर रहा है जानवरों को हंट करने के लिए। तो उस समय की बात है, तब से लोग जो है वो पेंटिंग्स वगैरह करते आए हैं। हमारे यहाँ एविडेंसेस पाए गए हैं, कहाँ पर, भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो है वहां पर केव्स है, उन केव्स में पेंटिंग्स पाई गई हैं। देखो ये उसी की इमेज है, देख रहे हो, ये केव के अंदर लोगों ने पुराने समय से ये इमेजेस बनाए हुए हैं, स्टोन एज की पेंटिंग्स है, ऐसा माना जाता है। फिर कई तरह के ज्योमेट्रिकल डिजाइन, एलिफेंट, राइनोसोरस वगैरह वगैरह बनाते रहे हैं। अजंता एलोरा में भी हमको बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स मिली हैं, ठीक है, उसमें स्वस्तिक है, पिक्चर है, गणेश जी की मूर्ति, मतलब इमेजेस हैं, इस तरह की चीजें बनाई गई हैं, फेस्टिवल्स वगैरह भी दिखाए गए हैं। अच्छा सॉरी, ड्राइंग द स्केचेस ऑफ स्वस्तिक, पिक्चर, गणेश एंड द टाइम ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेशन इज एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। आज भी हमारे देश में पुराने समय से चला आ रहा है कि त्योहारों पर हम गणेश जी का फोटो बनाते हैं, मतलब इमेज बनाते हैं, स्वस्तिक वगैरह बनाते हैं पूजा वूजा करते टाइम, तो इस तरह के इमेजेस वगैरह हम बनाते रहे हैं, तो इसको भी कह सकते हैं कि हम पेंटिंग कर रहे हैं, मतलब आपने अगर स्वस्तिक वगैरह बना लिया तो आप भी पेंटर हो भाई। रंगोली हमारे देश में एक बहुत पुराना कल्चर है, त्योहारों पर लोग बनाते ही अपने घरों के बाहर, घरों के अंदर भी बनाते हैं, घरों के बाहर भी बनाते हैं। फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ फाइन आर्ट्स में डांस, म्यूजिक, इन सबसे रिलेटेड चीजें बात की गई है, ठीक है।
तो इंडियन म्यूजिक जो है दुनिया में अपने अलग तरह के लिए जाना जाता है, यूनिक है, दुनिया में और जगहों पर इस तरह का म्यूजिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, सामवेद, जो 4 वेद हैं हमारे, उनमें से जो सामवेद है, ऐसा माना जाता है कि ये वेद म्यूजिक से जुड़ा हुआ वेद है, बाकी जो वेद है वो अलग है, ये म्यूजिक से कनेक्टेड है। ठीक है, रिचाज ऑफ सामवेद आर संग विद ट्यून एंड रिदम ऑफ म्यूजिक। अब इसमें क्या है, जो उसमें ऋचाएं लिखी गई हैं उनको गाया जाता है, म्यूजिक के साथ प्ले किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये म्यूजिक से जुड़ा हुआ भी है। और सारे गामा पाधानी, ये कितने 7 स्वर हैं हमारे इंडियन म्यूजिक के, 7 मेन स्वर हैं। 7 स्वर सुनने को मिलता होगा ना, 7 सुर हैं, 7 स्वर हैं, ये वही 7 सुर है। ठीक है, अच्छा, इंडियन म्यूजिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग समझने के लिए, एक कहलाएगा क्लासिकल, दूसरा कहलाएगा फोक। क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक में हमारे 5 राग हैं, राग श्री, दीपक, राग दीपक, राग हिंडोल, राग मेघ, राग भैरवी। ठीक है, ये 5 राग है। अब इनके बारे में बड़ी बड़ी खासियत है। ऐसा कहा जाता है पांचों राग भगवान शिव के पंचमुख से निकले हुए हैं। देखो, एक ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के पंचमुख हैं, इनका अपना अपना मीनिंग है। ठीक है, तो उन 5 मुंह से ये अलग अलग राग निकले हैं। कई लोग इसके बारे में ऐसे ऐसे दावे कहते हैं कि भाई जैसे देखो ये दीपक राग है, लोग ऐसा कहते हैं अगर ये गाया जाए तो इंसान के शरीर में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसा भी है कि अगर बहुत अच्छे से गाए तो वो इंसान जल भी सकता है। फिर मेघ राग के बारे में कहा जाता है ये जनरली बारिश वगैरह के सीजन में गाया जाता है, और इसमें ऐसी खासियत है कि अगर ये बहुत अच्छे से प्ले किया जाए तो बारिश ला सकता है। ऐसी कहावतें हैं, मान्यताएं हैं। ठीक है, ऐसे इनकी खासियत है। बहुत अलग अलग टाइप के राग हैं, तो मतलब हमारे वाले बड़े खतरनाक लोग थे भाई। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी गई हैं म्यूजिक के ऊपर हमारे देश में। इसमें से 3 के बारे में, ये मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत परिजात, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। संगीत मकरंद, ऐसा कहा जाता है नारद, म्यूजिक स्कॉलर नारद, एक नारद नाम के बड़े ही म्यूजिक के ज्ञाता थे, उन्होंने इस बुक को लिखा है। कब लिखा है? 900 BC में, मतलब आज से लगभग 3000 साल पहले उन्होंने ये बुक लिखी है। इसके बारे में उन्होंने 19 टाइप की वीणास और 101 टाइप के रिदम्स के बारे में मेंशन किया है, और ये आज भी इसमें से बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। ये याद रखना, इनके ऊपर शॉर्ट नोट वगैरह आते हैं। ये तो बड़ा छोटा सा है, नारद जी ने लिखा है 900 BC में, और 19 वीणास 101 रिदम के बारे में बताया गया है। संगीत रत्नाकर, ये किसने लिखा है? पंडित सारंग देव जी ने। ठीक है, ये रहते थे दौलताबाद में, और ये साउथ और नॉर्थ इंडिया दोनों के ही म्यूजिक से कनेक्टेड थे, इनको दोनों का ही नॉलेज था। ठीक है, जनरली साउथ वाले जो है उन लोगों का नॉर्थ से कनेक्शन नहीं होगा, नॉर्थ वाले का साउथ से कनेक्शन नहीं होगा म्यूजिक को लेकर, बट इनको दोनों से कनेक्शन था, दोनों का नॉलेज रखते थे ये। पंडित विष्णु नारायण भटखंडे जी ने कहा है कि संगीत रत्नाकर जो है वो म्यूजिक के ऊपर सबसे ऑथेंटिक, सबसे ओरिजिनल बुक है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके लेवल की कोई दूसरी बुक नहीं है, ऐसा इनका कहना था, पंडित विष्णु नारायण भटखंडे जी का। ठीक है, अच्छा, अब कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखते टाइम याद नहीं आता है तो बोल देते हैं इन्होंने ही संगीत रत्नाकर लिखा है। इन्होंने संगीत रत्नाकर नहीं लिखा, संगीत रत्नाकर तो इन्होंने लिखा है, इन्होंने उसकी तारीफ की है। ठीक है, ये याद रखना। संगीत रत्नाकर के बारे में कहा जाता है वो म्यूजिक के हर एस्पेक्ट को समझता है, मतलब पूरी चीजें कवर की हैं म्यूजिक की इसने। फिर संगीत परिजात, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है म्यूजिक पे, ये पंडित अहोबाले ने लिखी है। कब लिखी है? 1665 में, तो मतलब ये बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, फिर भी तो भी 400-500 साल पुरानी हो गई ना, 500-600 साल। ये नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक पे, नॉर्थ के म्यूजिक पर बेस्ड है। He had noted one important characteristics feature of all the rags, saying that the rags have their own individual identity and characteristics. इनका कहना था हर राग अपने आप में यूनिक है और उनको हम सुन के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के तरीके वगैरह बताए इन्होंने। 29 टाइप्स के ट्यून्स के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये है संगीत मकरंद, रत्नाकर और संगीत परिजात। फिर बात करते हैं डांस। ठीक है, तो डांस जो है, वर्ड नृत्य हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड नृत्य। हिंदी में नृत्य कहा जाता है, और ये नृत्य बना किस वर्ड से है? संस्कृत के वर्ड नृत्य से, जिसका मतलब ही होता है डांस।
डांस इज वन ऑफ द मीडियम्स ऑफ रियलाइजिंग ब्यूटी विथ ताल एंड लय। ठीक है, ताल और लय इन सब मतलब म्यूजिक वगैरह के धुन पर डांस किया जाता है और डांस करने वाले को अच्छी फीलिंग आती है। देखो कई बार होता है, लोग आप देखते होंगे कहीं से कोई बारात वगैरह जा रही है और कोई बंदा है जो उसका इनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन म्यूजिक बज रहा है वो आके नाचने लगता है। तो किसी किसी को होता है, बड़ा शौक होता है, उनको अच्छा लगता है करने में। ठीक है, तो अपने आप में डांस की एक इम्पोर्टेंस है। शिव शिव जी को कहा जाता है कि ये ही ओरिजिनेटर हैं डांस के, दुनिया में डांस को लाने वाले अर्थ पर शिव जी ही हैं, इसीलिए इनको नटराज भी कहा जाता है। देखो ये मूर्ति नटराज जी की, कहीं पर भी आप किसी डांस एकेडमी में वगैरह म्यूजिक एकेडमी में चले जाओगे तो इनकी ये मूर्ति जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये शिव जी का रूप नटराज। ठीक है, यही माना जाता है कि इन्होंने ही स्वर्ग से डांस को अर्थ पर लाया और लोगों को सिखाया। इंडिया में कई तरह के ट्रेडिशनल यानी क्लासिकल डांसेस मतलब किए जाते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी। इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा भरतनाट्यम। तीन तीन चार चार लाइनें हैं, सब पे ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से याद हो जाएगा सबसे चीज़। अच्छा, इसमें से कुछ कुछ चीज़ें तो आपने पहले पढ़ी भी हुई हैं, जैसे कि ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है कि भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का माना जाता है, ओरिजिनेट हुआ था तंजोर। तंजोर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तंजोर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, वहां से भरतनाट्यम की शुरुआत हुई ऐसा माना जाता है। इसके ऊपर दो बड़ी फेमस बुक्स हैं, नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि ने लिखी है, और अभिनव दर्पण जो कि नंदिकेश्वर जी ने लिखी है। ठीक है, ये दोनों ही माने जाते हैं कि भरतनाट्यम के ओरिजिनल सोर्सेस हैं, इनसे आप भरतनाट्यम सीख सकते हैं। उसके बारे में बहुत डिटेल में इनके बारे में बताया गया इसमें। कौन कौन? गोपी कृष्ण जी, मृणालिनी सारा भाई, फिर एक्ट्रेसेस जैसे कि वैजंती माला, हेमा मालिनी, इन सब लोगों ने इस आर्ट को प्रिजर्व करके रखा है। मतलब इन लोगों को ये डांस आर्ट आता है। आज की डेट में लोग बहुत कम करते हैं, पर इन लोगों को इस चीज का अब तक नॉलेज है, लोग यूज करते हैं। अभी जानते हो मृणालिनी सारा भाई कौन है? जो इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसके जो फादर माने जाते हैं, डॉक्टर विक्रम सारा भाई, बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी ये वाइफ है। ठीक है, मृणालिनी सारा भाई। और ये केंटो आर वाली मौसी। ठीक है, तो ये हेमा मालिनी, ये दोनों जन आज के डेट में जो हैं, जो इनको ये नॉलेज है। ठीक है, गोपी कृष्ण जी हैं, फिर वैजंती माला पुराने फिल्मों की एक्ट्रेस वगैरह थी, तो इन सबको ये आर्ट आता है। देखो मैंने एक इमेज भी बनाई हुई है कि ये स्टाइल वगैरह में किया जाता है। फिर कुचिपुड़ी, ऐसा माना जाता है 15th सेंचुरी में शुरुआत हुई इसकी, और ये बेस्ड है वुमेन की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने पर। ठीक है, इसमें वुमेन की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जाता है डांस करते टाइम। फिर अलग अलग पोस्टर्स, मेल फीमेल डांसर वो इन द फाउंडेशन ऑफ दिस डांस। कुचिपुड़ी इज फेमस इन आंध्र प्रदेश में, अलग तरह के ड्रेस वगैरह पहन के किए जाते हैं, भाव तो सभी डांस में आएगा। आंध्र प्रदेश का फेमस है, ये याद रखना। ठीक है, इसके मेन डांसर्स कौन है? गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, ये है शोभा नायडू, ये भी बड़ी फेमस है। इन लोगों को ये डांस आर्ट आता है, अब तक इन्होंने इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। फिर है कथकली। ठीक है, अब ये तो आपने देखा ही होगा, केरला वगैरह में बहुत ज़्यादा इस तरह का देखने को मिलता है हमको, ये पूरा आपने गेटअप देखा है तो इससे ही पता चल जाता है ये कौन सी है, कथकली। कथकली इज फेमस इन केरला। कथकली has been derived from the dramas based on ancient epics रामायण एंड महाभारत। जनरली रामायण और महाभारत के ऊपर बेस्ड होता है, उसकी स्टोरी वगैरह को नरेट किया जाता है डांस के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा संस्कृत और मलयालम के भी बहुत सारे ड्रामाज हैं, उनको भी डिस्क्राइब किया जाता है इस डांस के थ्रू। बड़े ही सुंदर इस तरह के ड्रेस वगैरह पहनते हैं, आप देख ही सकते हो, और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं उसको हमें रीड करना होता है। जब वो कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं, मान लो रामायण का पूरा स्टोरी नरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो राम बन गए हैं कि रावण बन गए हैं, किसका रोल प्ले कर रहे हैं, वो आपको चेहरे का एक्सप्रेशन देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मतलब सिर्फ करने वाले के लिए ही मतलब मेहनत का काम नहीं है, जो देख रहा है इस आर्ट को उसके लिए भी मेहनत का काम, उसको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। जो ये क्राउन पहनते हैं ऊपर, बड़ा सुंदर होता है, देखो दिखाया हुआ है, इतना डिजाइन मस्त बना हुआ है इसके ऊपर। फिर the character performs his or her dance with facial expressions and poses of hands to introduce the characters of त्रिलोक। त्रिलोक के कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं, तो वो हाथों के एक्सप्रेशन, चेहरों के एक्सप्रेशन से बताने की कोशिश करते हैं कि वो किसका रोल प्ले कर रहे हैं इस टाइम पर। ये कर्टन्स के सामने जब आते हैं तो हाथ में एक दिया लेकर ही एंट्री करते हैं। ये ट्रेडिशन है इस डांस स्टाइल का कि जैसे ही परफॉर्मर आएगा स्टेज पर तो वो हाथ में दिया लेके आएगा मिट्टी का।
केरला के पोएट वल्लथोड़ जी, देखो इनकी मैंने इमेज डाली हुई है, इन्होंने कला मंडलम कथकली एक संस्था का फाउंडेशन किया है जो इस आर्ट को अब तक संभाल के रख रही है और लोगों को सिखा रही है, आगे प्रमोट कर रही है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कृष्ण प्रसाद जी, शिव रमन जी, ये लोग इस आर्ट के मतलब कह सकते हो कि प्रिजर्वर्स हैं, इनको ये आर्ट अब तक आता है। कथक डांस, कथक के बारे में कही जाती है बात की कथन करे सो कथक कहावे, मतलब यहाँ भी स्टोरी ही बोली जाती है, एक ऐसा डांस जो स्टोरी बताता है, यानी कथन करे यानी कहानी सुनाए, उसको कहा जाता है कथक। ठीक है, कथक किसके ऊपर बेस्ड है? जनरली भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण के ऊपर बेस्ड होता है ये डांस, उनके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, उनकी स्टोरीज को नरेट किया जाता है इस डांस स्टाइल के थ्रू। ऐसा कहा जाता है श्रृंगार भक्ति वैष्णव कम्युनिटी जनरल जो भगवान विष्णु को ही सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, ठीक है, तो उनके जो फॉलोवर्स हैं, इनकी श्रृंगार भक्ति का पीरियड डेवलप हुआ, उस दौर से ये डांस स्टाइल ज्यादा डेवलप हो गया, ऐसा कहा जाता है। फिर इसमें कहा जाता है कि एक पैर पर, ठीक है, डांसर पूरा एक पैर पे ही ऐसे घूम जाते हैं, और मैं नहीं करके बता सकता, देखो ये मैडम कर रही हैं। फिर वुमेन वेयर नैरो ट्राउजर्स एंड फ्रिल्ड फ्रॉक अटायर, देख रहे हो ये पतले पतले वो होते हैं ट्राउजर्स और पूरा से घेरावदार वाला उनका ये ड्रेस होता है। ठीक है, द स्टाइल ऑफ डांस हैज बीन केप्ट अलाइव बाय पंडित श्री बिरजू महाराज जी और सितारा देवी, कुमुदनी लाखिया, इन लोगों ने इस आर्ट को प्रिजर्व करके रखा हुआ है और प्रमोट किया हुआ है पूरे देश में। मणिपुरी डांस, नाम से पता चल जाता है मणिपुर का फेमस डांस है। मणिपुर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो होते हैं ना, हर त्योहार, हर मतलब किसी भी ओकेशन पर डांस जरूर करते हैं। जैसे गुजरात में है भाई, कुछ भी हुआ, छोटा मोटा इवेंट है, चलो गरबा कर लेते हैं, बर्थडे गरबा कर लेते हैं, ठीक है, नवरात्रि है तो करना ही है, ठीक है, शादी है तो भी कर लेते हैं। तो वैसे मणिपुर के भी लोग हैं कि भाई कोई भी इवेंट हुआ उसमें डांस करते हैं, तो ये शौक है वहाँ का। अच्छा, तो उसके लिए मणिपुरी डांस बेस्ड ऑन रास लीलास एंड बाल लीला ऑफ श्री कृष्ण। अब ये भी डांस भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं पर और रास लीलाओं पर ही बेस्ड है। ठीक है, इसके दो वैरायटीज हैं, लस्य और तांडव। तो मणिपुरी डांस के दो वैरायटीज, लस्य और तांडव। द प्लेटेड ग्रीन कलर्ड पेटीकोट इज नोन एज कुमिन। देखो ये जो ग्रीन कलर का ये इस तरह का इनका ड्रेस होता है, ये बड़ा अजीब सा गोल सा है, ठीक है, बहुत मतलब मुश्किल से बनता होगा ये, तो इसको कहा जाता है कुमिन। ठीक है, फिर ये सिल्क ब्लाउज एंड बेल्ट वगैरह जो होता है, कमर पे बेल्ट वगैरह रखते हैं, बड़ा डिजाइन वाला होता है, ये डिजाइन होता है इसके अंदर बहुत सारा। ठीक है, तो इसकी खासियत है। देखो ये बुक में अपनी इमेज दी हुई है, बुक वाली जितनी भी इमेजेस हैं उसको खास करके ध्यान रखना, वो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भाई ये क्या चीज़ है। तो आप देख रहे हो ये दिख रहा है ना, ये मैंने इसलिए क्लियर करने के लिए एक अलग से और इमेज ली है, इसमें ना थोड़ा क्लियर नहीं पता चल रहा था। तो ये जो है हमारा मणिपुरी डांस से रिलेटेड है। गुरु अमोबी सिंह, अतोम्बो सिंह और गुरु बिपिन सिन्हा, नैना जवेरी, निर्मल मेहता, ये लोगों ने इस डांस स्टाइल में पूरी दुनिया भर में नाम कमाया है। फिर आता है ड्रामेटिक आर्ट, ड्रामास के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में ड्रामास पुराने समय से ही जाने जाते हैं, लोगों को संस्कार और एंटरटेनमेंट साथ में देने के लिए। एंटरटेनमेंट भी होता है, साथ ही साथ लोगों को अच्छी चीजें भी सिखाई जाती हैं, तो इसके लिए ड्रामास फेमस है हमारे यहाँ के। अच्छा, कई कई जगहों पर यह भी होता है कि कुछ क्लाउन्स भी आते हैं, वो मतलब जोकर वगैरह बन के भी लोगों को हंसाने की भी कोशिश करते हैं, तो ज्ञान भी दिया जाता है, हंसी मजाक भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, सब कुछ होता है। नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि इज वेल नोन इन द फील्ड ऑफ आर्ट। ड्रामा के अंदर एक बहुत ही खास बुक है जिसे कहा जाता है नाट्य शास्त्र, और ये किसने लिखा है? भरत मुनि जी ने लिखा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इंडिया में ड्रामेटिक आर्ट को लेकर। फिर ड्रामा में भाई बहुत कुछ इन्वॉल्व है, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे आजकल तो कह सकते हो कि पहले तो क्या होता था, ये सब नहीं होता, लेकिन आज के डेट में माइक भी होते हैं, स्पीकर्स भी होते हैं, सब होते हैं, तो पुराने समय में लोग उसके लिए अरेंजमेंट करते होंगे, तो वो हर चीज़ इन्वॉल्व है। और इसके अंदर खासियत यह है ड्रामा की कि वो हर एज के लोगों के लिए सूटेबल हो सकता है, बच्चे भी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, तो यह हर ग्रुप के लिए
मतलब को लोगों को एंटरटेन करने की कैपेसिटी रखता है। और ऐसा कहा जाता है इसमें सारे आर्ट इन्वॉल्व हैं, ड्रामा के अंदर हर आर्ट इन्वॉल्व हो जाता है। और इसीलिए भरत मुनि जी कहते हैं देयर इज नो बुक, नो स्कल्पचर, देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो डीड विच इज लैकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। मतलब ड्रामा में किसी आर्ट की, किसी नॉलेज की कमी नहीं है। जितना भी नॉलेज, जितना स्कल्पचर, जितना आपका कोई भी बुक ग्रंथ वगैरह ले लो, सब चीज ड्रामा में इन्वॉल्व हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है, अब मान लो कि रामायण महाभारत पे ड्रामा हो रहे हैं तो उसमें उस बुक का नॉलेज यूज करेंगे। अब पेंटिंग का इस्तेमाल करोगे, लोगों को मतलब मेकअप वगैरह करना है, फिर आप स्टेज वगैरह रेडी करोगे, उसमें आर्किटेक्चर का भी यूज हो जाएगा। तो हर तरह का नॉलेज यूज हो जाता है ड्रामा के अंदर, ठीक है। संस्कृत में हमारे यहाँ बहुत सारे फेमस फेमस ड्रामेटिस्ट रहे। इसमें से एक थे भास, जो कि कहा जाता है कवियों के भी कवि थे, पोएट ऑफ द पोएट्स, ठीक। फिर इन्होंने कौन कौन से मतलब हमें ड्रामास दिए हैं, कर्णभार, उरुभंग, दूत वाक्यम, ये सब ड्रामास किस पर बेस्ड हैं, महाभारत पर। कर्ण नाम जानते होंगे आप, ठीक है, तो उनके ऊपर, उरुभंग शायद दुर्योधन के ऊपर, तो इन लोगों के ऊपर ये पूरे महाभारत की ही स्टोरीज को लेकर उन्होंने ड्रामास वगैरह लिखे हैं। उसको मतलब एक तरह से अपने एंगल से प्रेजेंट करने की कोशिश जाती है, स्टोरी ली जाती है महाभारत से, बट उसमें अपने इमोशंस, अपने भी थॉट्स वगैरह उसमें मिक्स किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ड्रामास लिखे उन्होंने। कालिदास जी, इन्होंने बड़े फेमस फेमस ड्रामास लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मलविकग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। अब इसमें क्या है, ये सब ड्रामास देखो, ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो स्टोरी है, ये दुष्यंत जी और शकुंतला जी के ऊपर बेस्ड है। ये भी महाभारत से ही कनेक्टेड है, लेकिन महाभारत की शुरुआत के पीछे जाना पड़ेगा और बैक में हिस्ट्री में जाएंगे तो उसमें ये मेंशन की गई है। ये अभी जो दुष्यंत जी और शकुंतला जी थे, उन्हीं के बेटे थे भरत, और उन भरत जी के ही वंश में आगे चल के कौंडव मतलब ये कौरव और पांडवों का जन्म हुआ, और वो आगे महाभारत की लड़ाई वगैरह हुई। फिर विक्रमोर्वशियम, ये मलविक अग्निमित्रम, ये भी स्टोरी है, मालविका जी थी और एक अग्निमित्र राजा थे, इनके ऊपर बेस्ड है ये स्टोरी, ठीक है। तो कई तरह के संस्कृत लिटरेचर में अच्छे अच्छे ड्रामा हमारे यहाँ के लोगों ने लिखे हैं। गुजरात में गुजराती ड्रामास के अंदर सबसे फेमस नाम है जयशंकर सुंदरी, ठीक है। तो ये उनकी इमेज है, जयशंकर सुंदरी जी हैं, ठीक है। तो इनका नाम गुजरात में ड्रामा की फील्ड में बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जो भी ड्रामा से जुड़े लोग हैं वो इनको जानते होंगे। इसके अलावा अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जसवंत ठक्कर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला, ये सभी लोगों ने गुजराती ड्रामेटिक आर्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर आता है भावई, ठीक है। भावई में क्या है, भावई के बारे में कहा जाता है ये इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा है, इसमें बहुत सारा इमोशन होता है, ठीक है। अब इसके बारे में कहा जाता है ये 700 साल पहले असैत ठक्कर जी ने इस आर्ट को डेवलप किया, ठीक है। अब इसके बारे में खासियत ये है, कही जाती है कि असैत ठक्कर जो थे ये एक मतलब पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण थे, ठीक है। तो इनके गांव के शायद सरपंच वगैरह थे, उनके बच्ची को, हाँ बच्ची को शायद कोई किसी ने किडनैप कर लिया था, किसी राजा ने, कोई मुगल या ऐसे रिलेटेड राजा था, उसने शायद किडनैप कर लिया था, ऐसा कुछ था। तो ये गए थे उस बच्ची को छुड़ाने के लिए। तो इन्होंने कहा ये बच्ची मेरी है, जबकि वो उनके कम्युनिटी की नहीं थी, किसी और कम्युनिटी की। जो सरपंच थे वो दूसरे कम्युनिटी के थे, ब्राह्मण नहीं थे। तो उसने बोला कि नहीं, ये तेरी बेटी नहीं हो सकती, अगर तेरी बेटी है तो तू एक काम कर, तू इसके साथ एक ही थाली में खा के बता। तो उस समय क्या था ना, ब्राह्मण है, मतलब वो किसी और जाति के साथ उसका जूठा खाना और ये करना तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इन्होंने उसमें खा लिया। तो फिर वो राजा ने उस बच्ची को छोड़ दिया और ये बचा कर लेके चले आए। अब लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इनके समाज के लोगों ने इनको समाज से बाहर निकाल दिया कि भाई नहीं, तुमने तो यार अपना ब्राह्मण धर्म को नुकसान पहुंचाया है, तो तुमको समाज से अलग कर दिया जाएगा। तो ये हुआ, और उसके बाद इनको अपना लाइवलीहुड आगे कैरी करने के लिए इन्होंने इस तरह के ड्रामास वगैरह करने शुरू किए, और वो सब समाज में जो बुराइयां हैं या वो सब है उनको टारगेट करके ड्रामास वगैरह बनाया जाने लग गया, और इनको फिर लोगों ने धीरे धीरे सपोर्ट किया, और ये आगे बढ़ के इस तरह का एक आर्ट डेवलप हो गया पूरे गुजरात में। तो
सोलंकी एरा के दौर में ये और ज्यादा डेवलप हुआ। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है, लोगों को नॉलेज देना, ज्ञान देना, अच्छी शिक्षा देना, बहुत कम चार्ज करके। जनरली ड्रामास वगैरह में कुछ भाई वो लोग भी जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका भी तो कुछ चार्ज लेंगे, तो ये लोग बहुत कम चार्ज लेके इस तरह का आर्ट वगैरह लोगों को दिखाते रहे हैं। जनरली इस तरह का आर्ट बिना कर्टन्स के किया जाता है। जनरल अब मोस्ट ऑफ ड्रामास में क्या होता है ना, पहले कर्टन लग जाएगा, फिर वो कैरेक्टर्स आएंगे, रेडी हो जाएगा स्टेज, फिर कर्टन हटेगा, फिर वो अपना एक्टिंग करेंगे, फिर एक सीन हुआ, दूसरे सीन के लिए फिर से कर्टन लग जाएगा, नया सीन तैयार किया जाएगा, फिर से होगा। तो इसमें जनरली ऐसा नहीं होता, ये सब का सब एक ही बार स्टार्ट किया जाता है और खत्म किया जाता है। कर्टन बंद चालू करने का सिस्टम नहीं किया जाता है। ठीक है, हमेशा नहीं, मोस्टली ऐसा होता है। इसमें हल्का फुल्का मजाक वगैरह होता है, और इसमें ट्रम्पेट वगैरह, वो मृदंग वगैरह बजाकर मतलब म्यूजिक वगैरह दिया जाता है। इसमें कुछ फेमस कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में बताया जाए। रामदेव, झंडा झूलन, कजोड़ा, ये सब भावई के मेन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसके खिलाफ जो ड्रामाज होते हैं, उसमें मेन कैरेक्टर्स कौन है, रंगला रंगली। ठीक है, अब ये रंगला रंगली कैरेक्टर्स जो हैं ज्यादातर किस प्रोग्राम यूज किए जाते हैं, गर्ल एजुकेशन, सेव गर्ल चाइल्ड, इस तरह के प्रोग्राम्स को प्रमोट करने के लिए इन कैरेक्टर्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कैरेक्टर्स का मतलब क्या, देखो आप जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत सारे लोग देखते होंगे, उसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स वही हैं, सबके नाम सेम है, वही हैं, लेकिन हर एपिसोड में एक नई नई स्टोरी होती है, किसी दिन कुछ अलग टॉपिक पर, किसी दिन कुछ अलग टॉपिक पर। तो उसी तरह का इसमें होता है, कैरेक्टर्स फिक्स हैं, नाम फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, पर अलग अलग टाइम पर जब वो अलग अलग ड्रामास प्ले करते हैं, अलग अलग स्टोरी होती है। ठीक है, तो उस तरह के अलग अलग मैटर्स पर इनका ड्रामा होता रहता है। अब इसमें यह भी है कि जो भावई है, ट्रम्पेट वगैरह प्ले किया जाता है, और माँ अम्बा की पूजा के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है। मतलब इस ड्रामा के दौरान माँ अम्बा की पूजा भी की जाती है, उसमें गरबा भी किया जाता है, और हर साल नवरात्रि में जो अम्बाजी टेम्पल है माउंट आबू के पास, वहां पर ये हर नवरात्रि में भावई किया जाता है माता की पूजा के दौरान। फिर है फोक डांसेस ऑफ गुजरात। अब मैंने आपको जो एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं वो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपके नॉलेज के लिए बताई हैं। एग्जाम में तो इतना ही लिखना है जितना बुक में लिखा है। गुजरात के फोक डांसेस, तो पहले बात कर रहे हैं हम ट्राइबल डांसेस की। तो ट्राइबल डांसेस जो आदिवासी लोगों के डांसेस हैं, ज्यादातर डांसेस जो हैं वो देवी देवताओं की पूजा के तौर पर ही किए जाते हैं और सर्कल में किए जाते हैं मोस्टली। ठीक है, अब इसमें भाई इंस्ट्रूमेंट तो भाई जाहिर सी बात है, बड़ा बड़ा ढोल नगाड़ा वगैरह यूज होता है, मंजीरा थाली, ठीक है। अच्छा, इसमें बताया गया चाड़ो, एक डांस स्टाइल है चाड़ो। चाड़ो में क्या होता है अच्छा वो तो कुछ नहीं मिस किया मैंने, अच्छा ठीक है। चाड़ो, कैरेक्टर्स इमिटेट डिफरेंट बर्ड क्रिएचर्स लाइक पीकॉक, स्क्विरल एंड स्पैरो। इस डांस को करते टाइम लोग ना बर्ड, अलग अलग बर्ड की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। कोई मोर बन जाता है, कोई स्क्विरल भी बन जाता है, गिलहरी की तरह भी डांस करते हैं, कोई स्पैरो बन के अपना मतलब कैरेक्टर दिखाता है। तो इस तरह के वो हैं। इसके अलावा डांस लाइक मालिनो चालो एंड ठाकरियो चालो आर सीन इन डांग। डांग डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात का, वहां पर ये मालिनो चालो और ठाकरियो चालो डांस बहुत फेमस है। इसके अलावा टिप्पानी डांस है। टिप्पानी डांस जो है वो लेबर कम्युनिटी का, जिसे हम श्रम हरी कहते हैं, ये लोग खास करके भील और कोली कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग हैं, ये इस तरह का डांस करते हैं स्टिक्स की मदद से। ठीक है, आप देख रहे हो ये मैंने उसी का इमेज डाला हुआ है, टिप्पानी डांस है। ये तो आजकल थोड़ा स्टेज पर किया जा रहा है, मॉडर्न टाइप का है, तो सेम एग्जैक्ट वैसा नहीं है, बट हाँ इस तरह का डंडे यूज किया जाता है, डंडी जमीन में रख के टच करके फिर डांस करते हैं। ठीक है, देख रहे हो इसमें स्मॉल स्टिक्स ग्राउंड पे टच रहती है, वहां पर ये बड़ी स्टिक्स के थ्रू इनको टच करके डांस किया जाता है, ये टिप्पानी डांस। गरबा जम के लोगों ने अभी 9-10 दिन किया। तो गरबा इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप। इस डांस का नाम ही पड़ा है गर्भदीप से। गर्भदीप क्या है ये, ठीक है, एक मिट्टी का मटका होगा, उसमें छेद छेद होता है, और उस मिट्टी के मटके के अंदर एक मिट्टी का दिया होता है, और वो दिया जला के रखा जाता है, और उसी के अगल बगल गरबा किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें गरबा जो मेन पर्पस है वो है अम्बे माता की पूजा करना, उनको खुश करने के लिए। ठीक है, इस तरह से डांस किया जाता है। कब किया जाता है, नवरात्रि में, वैसे तो और भी मौकों पर किया जाता है, पर मेनली नवरात्रि के लिए है। आसो मंथ, गुजराती कैलेंडर के हिसाब से जो आसो मंथ है, वहां से एकम से लेके नौवीं तक के दौरान, कई जगहों पर 10वीं तक या दशहरा तक भी करते हैं, और शरद पूर्णिमा पर भी गरबा किया जाता है। ठीक है,
गुजराती पीपल परफॉर्म एंड सिंग गरबा टू वर्शिप प्रे आद्या शक्ति, बताया ना, माँ जगदम्बा को गुजराती में आद्या शक्ति कहते हैं। जो शुरुआत की जो एनर्जी है पूरी अर्थ पर, जब सबसे पहले मतलब पूरी दुनिया में जो एनर्जी की शुरुआत हुई है वो इन माता के थ्रू ही हुई है, तो इसलिए उनको आद्या शक्ति कहा जाता है। जनरली इट इज परफॉर्म्ड इन द ओपन ग्राउंड एंड सर्कलिंग टू द मांडवी केप्ट इन द सेंटर ऑफ ग्राउंड अलॉन्ग विद स्ट्रोक्स ऑफ हैंड्स एंड बीट्स ऑफ ड्रम। एक मंडप छोटा सा बना दिया जाता है जिसमें ये रखा जाता है, या माता की मूर्ति रखी जाती है या फोटो रखी जाती है, और उसके अगल बगल लोग गोल गोल घूमते हुए गरबा करते हैं तालियों की मदद से, तालियों की आवाज पर और ड्रम्स की आवाज पर। आजकल तो भाई मॉडर्न डेज में बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं, सिंगर्स आते हैं गाते हैं, ठीक है। इसके अलावा गरबा गरबी जो पोएट्री है, गरबे में जो गाने गाए जाते हैं, ठीक है, ये गाने जो होते हैं मोस्टली कृष्ण भक्ति पर बेस्ड होते हैं। या तो माता जी की पूजा कर रहे हैं तो माता जी पर बेस्ड होंगे, या तो कृष्ण भक्ति पर होंगे। वो पिक्चरों के गाने गा रहे हैं तो वो गरबा बनी है, ठीक है। गुजराती पोएट दया राम रोट पोएम्स इन गुजराती विच मेड लेडीज सिंग द कलरफुल इमोशनल गरबी ऑफ लॉर्ड कृष्णाज लव। अच्छा, हमारे बहुत ही फेमस पोएट थे गुजरात के दयाराम जी, इन्होंने बहुत सारे कृष्ण भगवान के ऊपर, उनकी भक्ति के ऊपर बेस्ड गुजराती में गरबे वगैरह लिखे हैं, जो देश पूरे गुजरात की औरतें वगैरह गाती रही हैं। रास, अब गरबा और रास लगभग एक जैसा दिखता है, थोड़ा सा फर्क कह सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें। रास इज अ डांस वी परफॉर्म्ड इन सर्कल अलोंग विथ सिंगिंग। इसमें गाने के साथ सर्कल में ही घूमा जाता है। इसमें भी जनरली इसमें कहा जाता है स्टोरी लॉर्ड कृष्णा हैड शोन रास लीला टू डिवोटी नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। ऐसा मान्यता है कि उनको रास लीला दिखाई थी भगवान कृष्ण ने नरसिंह मेहता जी को। फिर रास इज मोस्टली परफॉर्म्ड इन गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि एंड जन्माष्टमी। अब देखो, रास मोस्टली कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, गरबा में कृष्ण भगवान के साथ माता जी की भी पूजा क्या करते हैं, तो ये मोस्टली कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। तो गुजरात में नवरात्रि में तो होता ही है, जन्माष्टमी में भी इसको किया जाता है। अब रास का ही एक टाइप है डांडिया रास, उसमें डांडिया देखा होगा आपने, उसको यूज करके किया जाता है, ठीक है। कई जगहों पर लोग सर पे मटका रख के भी करते हैं ये रास। वैष्णव सेक्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से रास ज्यादा लोगों में पहुंचा और पॉपुलर हुआ। औरतें ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडर्ड चनिया चोली वगैरह डिजाइन वाले चनिया चोली पहनते हैं, और आदमी लोग जो होते हैं वो केड़िया और धोती वगैरह पहनते हैं, जो हमने पीछे केड़िया देखा, ठीक है। इसको पहन के रास वगैरह किया जाता है। फिर अदर डांसेस ऑफ गुजरात में और भी बहुत सारे डांसेस हैं भाई। तो उसमें एक है गोफ गुंथन डांस। गोफ गुंथन नाम से पता चलता है गांठ बन रही है, गांठ खोली जाती है, इस तरह का डांस किया जाता है, ध्यान दीजिए थोड़ा। ड्रम बीट्स, ताल लय, म्यूजिक, ठीक है, वो सब तो होगा ही। इसमें ये होता है कि एक मंडप होगा या कोई एक खंभा होगा, जैसे देख रहे हो, एक इसमें एक रस्सी बांध दी जाती है, एक एंड पर एक रस्सी बंधी रहेगी, और दूसरा जो रस्सी का हिस्सा है वो अपने हाथ में ये लोग ले लेंगे, और एक हाथ में डांडिया वगैरह ले लेंगे, और वो उसके अगल बगल इस डंडी की, बड़ी वाली जो डंडी या पिलर है, जो भी मंडप वगैरह होगा, पेड़ भी हो सकता है, मंडप भी हो सकता है, खंभा भी हो सकता है, उसमें एक रस्सी बांध दिया, एक रस्सी का एंड अपने हाथ में ले लिया, हाथ डांडिया, और उसके अगल बगल घूम रहे हैं और नाच रहे हैं, और एक बार घूमते घूमते उसको लपेटते हैं तो गांठ बनती है, फिर उसको खोलते हैं। तो यही है, इस वजह से उसका नाम गोफ गुंथन डांस है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या है, धमाल डांस ऑफ सिद्दीस, सिद्दी कम्युनिटी। आप देख रहे हो, ये जनरली इसके बारे में पूरे इंडिया में कई जगहों पर बात की जाती है कि ये ओरिजिनली नेटिव अफ्रीकन्स हैं। अफ्रीका से बहुत पुराने समय पर ये लोग वहां से माइग्रेट करके यहाँ गए और यहाँ बस गए। गुजराती बोलते हैं, अफ्रीकन नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसे जाके मत बोलना कि अफ्रीकन हो आप, ठीक है। तो ये एकदम गुजरात का ही पूरा मतलब लैंग्वेज वगैरह सब कल्चर वगैरह अपना चुके हैं, बट ओरिजिनली माना जाता है वहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आज के डेट में देखा जाए तो हाँ, और वो भी हर जगह नहीं मिलेंगे आपको, बहुत गिनी चुनी जगहों पर प्रेजेंट है, जैसे कि जम्बूर विलेज, गिर, जो गिर है हमारा, उस एरिया में जम्बूर विलेज में ये लोग ज्यादा पाए जाते हैं, वहां पर ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो बोला ओरिजिनली बिलोंग टू अफ्रीका। ये जो डांस है, इनका डांस सिद्दीस का धमाल डांस, ये कैसे करते हैं, ये भी रिदम में मशीरा, खास करके मशीरा ले लेते हैं, देखो इनके हाथ में दिख रहा है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोकोनट का शेल है, ठीक है, और उसके अंदर एक मिट्टी का दिया होता है, ठीक है। जो नारियल होता है, नारियल का जो खोखला होता है ना, उसके अंदर दिया डालते हैं मिट्टी का, उसके ऊपर एक कपड़ा लगाया है उन्होंने, और इसको ये स्ट्राइक करके ऐसे ठोक ठोक के नाचते हैं, ठीक है। साथ ही साथ पीकॉक फेदर्स वगैरह, ठीक है, देख रहे हो,
मोर के पंख वगैरह लगा लेते हैं और इस तरह का मेकअप वगैरह करके डांस करते हैं। कई लोगों के हाथ में मशीरा होता है, कई लोगों के हाथ में ड्रम्स होते हैं, वो ढोलक वगैरह होते हैं, उसको बजाते हुए नाचते हैं और सर्कल में घूमते हैं। साथ ही साथ हो की आवाज भी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जंगलों में करते हैं, जोर जोर से हो का आवाज, पूरा आवाज गूंजने लगता है। और साथ ही साथ जानवरों की, चिड़ियाओं की आवाजें भी ये लोग निकालते हैं। फिर है मेरायो डांस, पढ़र डांस, कोडियो एंड मेर डांसेस। तो बनासकांठा एरिया में, ठीक है, इस तरह का डांस देखने को मिलता है। कौन सा डांस? मेरायो डांस। तोरण इज वोवन विद द टॉल ग्रास ऑफ रीड एंड झुंझड़ी। देखो इस तरह का ना तोरण वगैरह लगाया गया, ये पौधे वगैरह लगाए गए हैं उसके ऊपर, ठीक है, घास फूस होता है उसके ऊपर लपेट के इस तरह का डिजाइन पूरा सुंदर सा बना के, और लोग इसके अगल बगल डांस करते हैं, ठीक है। स्वॉर्ड ट्रिक्स भी करते हैं ये लोग, तलवारबाजी की भी टेक्निक्स वगैरह दिखाते हैं। इस तरह के डांस को कहा जाता है मेरायो डांस, ठीक है। फिर है पढ़र कम्युनिटी का डांस। भाई सब में सुर लय ताल तो है ही, इसमें डांडिया और मंजीरा दोनों बजाया जाता है। डांडिया भी लिया, मंजीरा भी बजाते हैं लोग। और ये लोग डांस करते टाइम समुंदर की लहरों का और उस पर चलती हुई शिप को दिखाने की कोशिश करते हैं। इस डांस में आपको देख के लगेगा कि हाँ यहाँ समुंदर की लहरें हैं, फिर वो कभी शिप बना देंगे, तो उस तरह का फॉर्म पैटर्न बना के डांस करते हैं। इसके अलावा कोलीज, सौराष्ट्र में ये लोग कोली डांस करते हैं। होल्डिंग मद्रासियो विच इज अ कलरफुल क्लॉथ फॉर टाइंग ऑन हेड एंड हेड गेयर डेकोरेटेड विथ एम्ब्रॉयडरी एंड मिरर्स टाइड विथ ग्रीन कलर्ड एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट। अच्छा, इनके पास कपड़ा रहेगा, वो जनरली जो पगड़ी में लगाया जाता है कपड़ा बांधने के लिए, वैसा कपड़ा, इसको मद्रासियो कहा जा रहा है। उसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी किया रहता है और कांच वगैरह भी चिपकाए रहते हैं सुंदर दिखने के लिए। इसके अलावा एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट वगैरह लगाते हैं ये लोग। दे वियर भेट ऑन देयर वेस्ट टू परफॉर्म डांस। इसको ही बेल्ट को भेट कहते हैं। अच्छा, तो इस तरह का डांस ये लोग करते हैं। कौन सा डांस है? कोली लोगों का डांस है। फिर है मेर डांस, ये भी सौराष्ट्र रीजन में ज्यादातर किया जाता है, जो कि भरवाड़ ट्राइब जो है, भरवाड़ कम्युनिटी जो है गुजरात की, वो लोग इसको ज्यादा करते हैं। आपने देखा होगा ये उसी का, कई बार बहुत एनर्जेटिक लेवल पे डांस होता है। कई बार आपने देखा होगा भरवाड़ लोगों को डांस करते हुए, तो उसको हम मेर डांस कहते हैं। तो ये सारे हमारे डांसेस। तो चैप्टर हो गया है खत्म, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताना कमेंट में, और हो सके तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना, सबको बोर्ड तक इसकी हेल्प मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।